लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति और उसके असर को लेकर लिखा गया है। खासतौर पर इसमें ब्राजील के मामले को उदाहरण के तौर पर लिया गया है। ट्रंप ने हाल ही में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो का समर्थन करते हुए वहां की अदालतों और मौजूदा राष्ट्रपति लूला के खिलाफ एक कड़ी चिट्ठी लिखी। उन्होंने इसे विच हंट यानी राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और इसे तुरंत बंद करने की मांग की। लेकिन असली और अहम बात जो इस शोर में दब गई वो ये थी कि ब्राजील और चीन ने मिलकर एक बड़ी योजना पर दस्तखत किए हैं। दक्षिण अमेरिका में एक लंबी रेलवे लाइन बनाने की, जो चीन के बनाए बंदरगाह से जुड़कर एशियाई बाजारों तक ब्राजील का सामान पहुंचाएगी। लेख का कहना है ये दो तस्वीरें दुनिया की दो शक्तियों की सोच को दिखाती हैं। चीन चुपचाप इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यापार को आगे बढ़ा रहा है, जबकि ट्रंप धमकी, दबाव और टकराव की भाषा बोल रहे हैं। लेखक ये समझाता है कि आज की दुनिया किसी एक ताकत का दबदबा नहीं चाहती। जैसे ब्राजील, वो अमेरिका से भी रिश्ता रखना चाहता है और चीन से भी। लेकिन ट्रंप जैसी नीतियां देशों को मजबूर करती हैं कि वो पक्ष चुने, जिसे वो अमेरिका से दूर होने लगते हैं। लेख कहता है अमेरिका के पास एक मौका था कि वो दुनिया में सहयोग और संतुलन की नई भूमिका निभाए, एक ऐसा लीडर जो सबकी सुने और साथ ले चले। लेकिन ट्रंप उस राह पर नहीं चल रहे। वो ज्यादा टैरिफ, ज्यादा धमकी और कम बातचीत की नीति अपना रहे हैं। लेख ये भी याद दिलाता है कि इतिहास में जब अमेरिका ने ब्राजील जैसे देशों में राजनीतिक दखल दिया तो वहां लंबे समय तक तानाशाही और तकलीफें आईं। अब लोग उस दौर में वापस नहीं जाना चाहते। आखिर में लेख यही चेतावनी देता है कि ट्रंप की ये नीति अमेरिका के लिए भी नुकसानदायक है और दुनिया के लिए भी। ज्यादातर देश शांत सहयोग और खुले व्यापार का रास्ता चाहते हैं, लेकिन ट्रंप उन्हें फिर से टकराव और डर के रास्ते पर ले जा रहे हैं, जो किसी को भी नहीं चाहिए। द गार्जियन में प्रकाशित लेख ब्रिटेन में एक बेहद गंभीर और छिपे हुए राजनीतिक मामले को उजागर करने के लिए लिखा गया है, जिसमें सरकार ने सुपर इंजेक्शन नाम के कानूनी औजार का इस्तेमाल कर एक बड़े डेटा लीक की जानकारी को जनता से छिपाए रखा। सबसे पहले समझिए सुपर इंजेक्शन क्या होता है। ये एक विशेष प्रकार का कोर्ट ऑर्डर होता है जो न सिर्फ किसी खबर को छापने से रोकता है, बल्कि ये भी बताने से मना करता है कि ऐसा कोई आदेश है भी। यानी मीडिया या कोई व्यक्ति ये तक नहीं बता सकता कि वो किसी चीज के बारे में बोलने से रोका गया है। इस मामले में बात उस लीक की थी जिसमें उन अफगानों की जानकारी सार्वजनिक हो गई थी जो अफगानिस्तान में ब्रिटेन के लिए काम कर चुके थे, जैसे कि अनुवादक, सहयोगी या सुरक्षाकर्मी। ये जानकारी लीक होने से उनकी जान को खतरा था, क्योंकि तालिबान जैसे गुट ऐसे लोगों को दुश्मन मानते हैं। सरकार ने कहा कि इस लीक की जानकारी अगर बाहर आई तो इन अफगानों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और इसी तर्क के आधार पर सुपर इंजेक्शन जारी करवा लिया गया। लेकिन समस्या ये है, ये आदेश कई साल तक चला और इस बीच सरकार ने बिना किसी सार्वजनिक चर्चा या मीडिया निगरानी के चुपचाप कई अहम फैसले किए, जैसे कि अरबों पाउंड खर्च करना, एक गुप्त रेसेटलमेंट योजना चलाना और फिर उसे बंद कर देना। लेखक बताते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के खिलाफ थी और सवाल उठाती है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर सरकारें अब लोकतांत्रिक जवाबदेही से बच सकती हैं। कोर्ट ने जब ये आदेश हटाया तब ये पता चला कि सरकार के ही एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लीक की जानकारी से खतरा उतना बड़ा नहीं था जितना बताया जा रहा था। लेख इस खतरनाक चलन की तरफ ध्यान दिलाता है कि अब ब्रिटिश सरकारों के पास इतनी ताकत है कि वे बेहद अहम फैसलों को सालों तक जनता और मीडिया से छुपा सकती है। अगर सरकार की ही राय ये तय करती है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं, तो न्यायपालिका की भूमिका सीमित हो जाती है। लेखक आगाह करते हैं कि यदि ऐसे सुपर इंजेक्शनों का इस्तेमाल बढ़ता गया तो लोकतंत्र की सबसे बुनियादी चीज, जनता की जानकारी का अधिकार, कमजोर होता जाएगा। और अगर भविष्य में किसी सरकार की मंशा सही ना हो तो वो इसी कानूनी औजार से मीडिया और विपक्ष को पूरी तरह अंधेरे में रख सकती है।
संक्षेप में कहें तो ये लेख एक चेतावनी है कि पारदर्शिता और जवाबदेही की नींव पर खड़े लोकतंत्र में जब सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में सूचना छिपाने लगती हैं, तो खतरा सिर्फ एक लीक से नहीं, पूरे तंत्र की जवाबदेही से होता है। अल जजीरा में प्रकाशित बांग्लादेश के पत्रकार अबू जाकिर का लेख प्रकाशित हुआ है। इस लेख में वो साफ करते हैं कि बांग्लादेश को लेकर भारत में जो आशंका फैल रही है, वो चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर कोई नया रणनीतिक मोर्चा बना रहा है। ये डर फिलहाल बेवजह है। उन्होंने बताया कि चीन के कुनमिंग शहर में हाल ही में बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन के अधिकारियों की तस्वीर सामने आने के बाद भारत की सुरक्षा नीति में हलचल मची। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी सार्वजनिक तौर पर चेतावनी दी कि अगर ये तीनों देश मिलकर रणनीतिक साझेदारी बनाते हैं तो ये भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन लेखक समझाते हैं कि बांग्लादेश ने खुद ही इस बात को खारिज किया है। उसके विदेश नीति सलाहकार ने साफ कहा कि बांग्लादेश किसी भी गुट आधारित गठबंधन में शामिल नहीं हो रहा और वो अपनी गुट निरपेक्ष नीति पर कायम है। चीन और पाकिस्तान के उस प्रस्ताव को भी बांग्लादेश ने ठुकरा दिया जिसमें तीनों देशों के बीच एक स्थायी वर्किंग ग्रुप बनाने की बात थी। अबू जाकिर बताते हैं कि हालांकि बांग्लादेश नई कूटनीतिक साझेदारियों की तलाश में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भारत के खिलाफ किसी रणनीति का हिस्सा बन रहा है। बांग्लादेश की प्राथमिकता अभी घरेलू स्थिरता है, क्योंकि वहां राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी है और 2026 में चुनाव भी आने वाले हैं। लेख ये भी दर्शाता है कि भारत बांग्लादेश संबंधों में जो घनिष्ठता शेख हसीना के शासनकाल में थी, खासकर सुरक्षा सहयोग और सीमाई इलाकों में आतंकवाद पर लगाम लगाने के मामलों में, वो अब उतनी प्रबल नहीं रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बांग्लादेश भारत से दूरी बना रहा है। दरअसल वो संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि चीन, अमेरिका और भारत तीनों से अपने हितों के अनुरूप संबंध बनाए रख सके। इस लेख का केंद्रीय संदेश यही है कि बांग्लादेश सभी से संवाद, लेकिन किसी से गुटबंदी नहीं की नीति पर चल रहा है। भारत को चाहिए कि वो इस बदले हुए परिदृश्य को समझे, पुराने भरोसे को मजबूत करे और बांग्लादेश के साथ फिर से रणनीतिक संवाद को प्राथमिकता दे। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में एक गंभीर और दर्दनाक सच्चाई की तरफ ध्यान दिलाया गया है। वो ये कि अब स्कूल, कॉलेज और कार्यस्थल जैसी जगह भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं रही। ओडिशा की एक बीएड छात्रा की आत्मदाह से मौत की घटना इसका सबसे दिल दहलाने वाला उदाहरण है। संपादकीय बताता है ये छात्रा कई बार अपने शिक्षक द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत करती रही, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी, न कॉलेज प्रशासन ने, न सरकार ने। जब सुरक्षा देने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं की है वही चुप्पी साध लें, तो ऐसे अपराधों के खिलाफ महिलाएं कहाँ जाएं? लेख बताता है कि सिर्फ ओडिशा ही नहीं, बंगाल, कर्नाटक और दिल्ली जैसे राज्यों में भी महिलाओं और लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, वो भी शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी अस्पतालों जैसे स्थानों पर। 2012 की निर्भया घटना के बाद भले ही सख्त कानून बने हों, लेकिन हालातों में कोई ठोस बदलाव नहीं आया। संपादकीय सवाल उठाता है कि यौन उत्पीड़न की शिकायतों के लिए जो आंतरिक कमेटियां बनाई जानी थी, वो कितनी जगहों पर हैं और जहां हैं वो कितना काम कर रही हैं। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी और शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये कानून और नियम कागजी ही रह जाएंगे। लेख का भाव है कि अब वक्त आ गया है कि हम महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा को सिर्फ खबर समझकर ना पढ़ें, बल्कि इसे सामाजिक संकट मानकर उससे निपटने के लिए बातचीत, जागरूकता और व्यवस्था में सख्त सुधार की पहल करें। इंसाफ की मांग किसी प्रदर्शन के साथ शुरू होकर अगले दिन खत्म नहीं होनी चाहिए, खासकर तब जब जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी है वही गुनहगार बन जाएं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.